तो ये एनिमल हिडन डिटेल्स का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन से जाकर देख लेना। इस वाली वीडियो में मैं पार्ट 1 की एक भी डिटेल को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल ही फ्रेश डिटेल्स है तुम्हारे लिए। पर हाँ, इस वाली वीडियो में तुम्हें पार्ट 1 की कुछ डिटेल्स का क्लैरिफिकेशन जरूर मिलने वाला है और इस चीज को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो मूवी में हमें 2056 का सिनेरियो दिखाया गया है, मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग में, उन दोनों में जो हमें रणवीर कपूर का ओल्ड एज वर्जन दिखाया गया है, क्या वो दोनों अलग अलग है और क्या उन दोनों में से कोई एक अजीज हो सकता है। इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कुछ नई और फ्रेश हिडन डिटेल्स। अब आई होप कि इस वीडियो को तुम एंड तक देखोगे। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रणविजय जो कि अपने पापा की सुरक्षा के लिए अपने पिंड से अपने भाइयों को बुलवाता है, असल में रणविजय के टोटल वो पिंड वाले कितने भाई है और 2056 के सिनेरियो में हमें उसके साथ कितने भाई बैठे हुए दिखते हैं। रणविजय के पिंड से उसके टोटल कितने भाई है, अगर हमें ये जानना है तो हमें मूवी के उस सीन को देखना पड़ेगा जहाँ पर कि रणविजय पहली बार अपने भाइयों को अपने पिंड में बुलाने जाता है। वहाँ पर उन सभी भाइयों के बीच डिस्कशन चल रहा होता है कि हमें रणविजय के साथ जाना चाहिए या नहीं। उस वाले सीन में हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि रणविजय के टोटल 11 भाई है, जो कि हमें इस सीन में क्लियरली दिख भी रहा है। तुम पॉज करके गिन सकते हो। अब मैंने इसी सीन को क्यों चुना, क्योंकि इस पूरी मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जहाँ पर कि इन सारे 11 भाइयों को एक ही फ्रेम में दिखाया गया हो रणविजय के साथ। हाँ, वो इंटरवल फाइट सीन वाला सीन है, लेकिन वहाँ पर भी 10 ही भाइयों को दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि मूवी में जो हमें 2056 का सीन दिखाया जा रहा है, वहाँ पर हमें रणविजय के कितने भाई देखने को मिले हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर हमें कितने भाई देखने को मिलने चाहिए? 11 में से 2 को तो अजीज ने मार दिया, यानी कि वहाँ पर हमें 9 भाई देखने मिलने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नहीं ब्रो, वहाँ पर हमें सिर्फ 7 ही भाइयों को दिखाया जाता है। अब 11 में से 2 को अजीज ने मार दिया और 7 भाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आखिरकार 2 भाई गए तो गए कहाँ? लेकिन ये जानने से पहले तुम्हारे मन में जो सवाल उठेगा उसे क्लियर कर देता हूँ कि तेरे को इतना क्लियरली कैसे मालूम कि वहाँ पर हमें 7 ही भाई देखने को मिले। तो देखो भाई, अगर तुम उस 2056 के सिनेरियो वाले पूरे सीन को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर जब रणवीर कपूर का कैरेक्टर यानी कि रणविजय अपने वो पापा वाला डायलॉग खत्म करता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि पापा अगर मैं आपके जैसा नहीं बना तो मेरा बेटा मेरे जैसा क्यों बनेगा, उस सीन के तुरंत बाद वो अपने सभी भाइयों की ओर देखता है। उस सीन में उन सभी भाइयों की कट टू कट फ्रेम्स देखने को मिलती है। वहाँ से पता चला कि हमें वहाँ पर सिर्फ 7 ही भाई देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मूवी को फिर से देखो तो वहाँ पर इस सीन को ध्यान से जरूर देखना। अब जानते हैं कि वो 2 भाई आखिर गए कहाँ। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अजीज ने उन 2 भाइयों को मार दिया तो अभी तो पूरी एनिमल पार्क मूवी बची है यार। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि एनिमल पार्क मूवी में उन दोनों भाइयों को मरता हुआ दिखाया जाए। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं मूवी की टाइमलाइन की। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूवी की टाइमलाइन है 2016 की। वो मैंने पर्टिकुलरली उस सीन के लिए बताया था जहाँ पर कि वो 60th बर्थडे मना रहा होता है रणविजय अपने पापा का। लेकिन असल में मूवी की स्टोरी लाइन 3 टाइमलाइन से होकर गुजरती है। पहली वो जहाँ पर कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर वो बंदर वाली स्टोरी सुना रहा होता है, यानी कि 2056। फिर टाइमलाइन फ्यूचर से पास्ट में जाती है जहाँ पर कि रणविजय का कैरेक्टर अपने पापा का 60th बर्थडे मना रहा होता है और फिर 8 साल बाद स्टोरी जंप लेती है, यानी कि 2023 में। पहले मूवी की स्टोरी होती है 8 साल बाद, यानी कि 2016 से 2022 में। लेकिन फिर रणविजय घायल हो जाता है और उसे रिकवर होने में भी कुछ महीने लग जाते हैं, जिससे कि फिर मूवी की स्टोरी लाइन चली जाती है 2023 में और वहाँ पर हमें आईफोन के लेटेस्ट वर्जन भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि मूवी की स्टोरी लाइन 4 टाइम फेसेस से होकर गुजरती है। आई होप कि तुम इस मूवी की टाइमलाइन को अच्छे से समझ गए होगे। चलो बढ़ते आगे। अभी मैं जो तुम्हें डिटेल्स बताने वाला हूँ, उन डिटेल्स को तुम माइनर डिटेल्स की कैटेगरी में रख सकते हो। मूवी में अनिल कपूर को बलबीर सिंह के कैरेक्टर की उम्र को ध्यान में रखते हुए डायलॉग दिए गए हैं, जैसे कि वो अपनी बात बात पे कहता है कि कम अगेन, जो कि बलबीर सिंह की ओल्ड एज को सिग्निफाई करने के लिए था। यहाँ पर डायरेक्टर साहब ये दिखाना चाहते थे कि अब बलबीर सिंह की उम्र हो चुकी है और उसे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट डिटेल, जब रणविजय को पता चलता है कि उसका जीजा वरुण भी उन अटैकर्स के साथ मिला हुआ है और जब वो उसको मारने के लिए जाता है तब वो उसके कंधे पर उसी तरह से हाथ रखता है जैसे कि जब वो अपने पापा पर अटैक होने की खबर सुनकर 8 साल बाद गीतांजलि और अपनी पूरी फैमिली के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, तब वरुण ने जिस तरह से उसके कंधे पर हाथ रखा था, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट, मूवी की टाइटल को फुलफिल करने के लिए रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर यानी कि गीतांजलि तो रणविजय को एनिमल बुलाती है, लेकिन बड़ी स्मार्टली मूवी की स्टार्टिंग में जब रणविजय का कैरेक्टर छोटा होता है तब उसको स्कूल में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ एनिमल। अब यहाँ पर डायरेक्टर साहब हम ये दिखाना चाहते थे कि आगे चलकर इस कैरेक्टर की जिंदगी बिल्कुल एनिमल जैसी होने वाली है, जो कि हमें आगे चलकर रणविजय के कैरेक्टर में दिखता भी है। सिर्फ एक ही लक्ष्य, शिकार को ढूंढकर उसको मारना बिना किसी इमोशन के। और हमें जो रणविजय के कैरेक्टर का न्यूड सीन दिखाया गया है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका रीबॉर्न हुआ है। जब वहाँ पर इंटरवल वाले फाइट सीन के बाद वो घायल हो जाता है, तब उसके बाद वो जब ठीक होता है तब डायरेक्टर साहब हमें ये सिग्निफाई करना चाहते थे कि यहाँ पर इस कैरेक्टर का रीबॉर्न हुआ है। या फिर इस सीन के थ्रू ये भी बताना चाहते होंगे कि जो रणविजय का कैरेक्टर है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बिल्कुल एक एनिमल जैसी होती जा रही है। जैसे कि एनिमल बिना कपड़ों के रहते हैं, अब वो भी रहने लगा है। एक सीन को लेकर 2 डिटेल्स। अगली डिटेल,
क्या तुमने मूवी में रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है यानी कि गीतांजलि उसके चाइल्डहुड को नोटिस किया? मूवी की उस करवा चौथ की रात वाले सीन में जब रणविजय और गीतांजलि का कैरेक्टर आपस में लड़ रहे होते हैं तब वहाँ पर गीतांजलि कहती है कि पता है अपने पापा के बर्थडे के दिन पागलों की तरह चॉकलेट बांटता फिरता था। और उस मूवी की स्टार्टिंग में गीतांजलि के एंगेजमेंट के दिन स्कूल का गाना बजाने वाले सीन को कैसे भूल सकते हो? हाँ, तो उस सीन के बाद मुझे क्लिक हुआ वो स्कूल वाला सीन। वैसे तो मैं वहाँ पर क्लास में बहुत सारी छोटी लड़कियां दिखाई गई है, लेकिन बेल बजने के बाद छोटा रणविजय जब भागता है तब इस लड़की पर फोकस किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यही छोटी गीतांजलि होगी। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो चलो फाइनली बात करते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग जहाँ पर हमें रणवीर कपूर का ओल्ड एज वर्जन दिखाया गया है, क्या उन दोनों में से कोई एक अजीज हो सकता है या फिर वो दोनों सेम है? मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियरली बोला था कि ये जो रणवीर कपूर का ओल्ड एज वर्जन हमें दिखाया जा रहा है वो ऑब्वियसली रणविजय का कैरेक्टर ही है। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब वो कितने वैलिड है आओ बात करते हैं। पहला तो वो बंदर की स्टोरी सुनाने वाला पॉइंट। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग ये बोल रहे थे कि रणविजय का जो कैरेक्टर है वो अपने यंग एज में जो बंदर की स्टोरी सुनाता है और अपने ओल्ड एज में जो ये कैरेक्टर स्टोरी सुना रहा है वो दोनों ही अलग अलग है। हाँ भाई, ये सच है। यहाँ पर यंग एज में जो स्टोरी सुनाई जा रही है वहाँ पर बंदर रणविजय के जीजा को और राजा उसके पिता यानी कि बलबीर सिंह को बनाया गया है। अब यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों स्टोरीज अलग अलग है, इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि वो जो कैरेक्टर है वो अजीज ही है। यहाँ पर वो बंदर वाली स्टोरी सेम है या नहीं वो पॉइंट नहीं है, यहाँ पर वो कैरेक्टर बंदर की स्टोरी सुना रहा है ये पॉइंट है। रणविजय का कैरेक्टर अपने यंग एज से किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते वक्त ऐसे बंदर वाली स्टोरीज का एग्जांपल लेकर बात करता है, ठीक है ना। अब तुम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो अपनी इस हैबिट को ओल्ड एज तक भी कैरी कर सकता है? ऑब्वियसली कैरी कर सकता है ना, भले ही बंदर की स्टोरी सेम नहीं है लेकिन बात करने का तरीका तो सेम है ना। अब यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि रणविजय के ईयरबड्स यानी कि वो कान की मशीन कहाँ है? इंटरवल वाली फाइट सीन में जो हादसा हुआ उसके बाद वो बहरा हो गया था और उसके बाद वो कान की मशीन पहनने लगा, लेकिन इस ओल्ड एज वाले कैरेक्टर ने तो कोई भी कान की मशीन नहीं पहनी। तो अब भाई वो 2056 है, अब वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने हमको ही कंफ्यूज करने के लिए ये सब किया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस भी है जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि ये जो कैरेक्टर हमें दिख रहा है ओल्ड एज में वही रणविजय है। पहला तो ये कि मूवी के फर्स्ट सीन में ही रणविजय का कैरेक्टर अपना पहला ही डायलॉग बोलता है कि एक भी बर्थडे मैं अपने पापा के साथ अच्छे से नहीं मना पाया, हर बार कोई कलेश। अब यहाँ पर वो अपने पापा को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अगर वो अजीज होता तो ऐसा नहीं होता ना। और दूसरा ये कि ये कैरेक्टर अपने पिंड वाले भाइयों के साथ बैठा है, जिनमें से कि दो को तो पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीज ने अपने हाथों से काफ़ी ब्रूटल तरीके से मार दिया था। अब तुम कहोगे कि सब कुछ सेटल हो गया होगा इसलिए वो यहाँ पर उसके भाइयों के साथ बैठा है, तो संदीप रेड्डी वांगा इतने भी कमज़ोर डायरेक्टर नहीं है भाई, उन्होंने कुछ अलग ही लिखा होगा या फिर लिखेंगे। एनिमल पार्क की स्टोरी अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना। आई होप कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मूवी की एंडिंग में जो हमें ये सूट वूट में ओल्ड एज वाला कैरेक्टर दिख रहा है रणवीर कपूर का, वो कैरेक्टर शायद अजीज हो सकता है। वो कैसे वो भी बताता हूँ तुम्हें। अब तुम्हें क्या लगता है कि मूवी की एंडिंग में संदीप रेड्डी वांगा ने ये सीन क्यों डाला होगा? फेमिनिस्ट को चिढ़ाने के लिए? नहीं ब्रो, ये दोनों जो है यानी कि रणविजय और अजीज, इन दोनों की जो वॉर है वो 2056 तक भी चल सकती है, क्योंकि इसको अबरार की तरह इतनी आसानी से मारना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पास एक बेनिफिट है, वो बिल्कुल रणविजय के जैसा दिखता है। अब तुम कहोगे कि उस साइन का क्या, जो कि मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही जगह पर एकदम सेम तरीके से किया गया है। तो उस साइन को लेकर मेरी थियरी ये है कि मूवी की एंडिंग में अबरार भी तो वही सेम साइन करता है ना। अब अजीज और अबरार ये दोनों ब्रदर्स है तो सेम साइन करते होंगे, और रणविजय भी उनका भाई है ना आफ्टर ऑल। विलन पार्टी वाले जो भाई है यानी कि अजीज और अबरार वो ऐसे साइन दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी रणविजय जैसी इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर सकते। और ऊपर से मूवी की एंडिंग में उस कैरेक्टर के आसपास उसके किसी भी पिंड वाले भाई को भी नहीं दिखाया गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल पार्क मूवी में ये वाला सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई लोग ये मेरे थॉट्स थे। अब ये 100% सच ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मुझे ये थॉट्स वैलिड लगे तो तुम्हें बता दिए। अब मैंने तुम्हें प्रूफ के साथ तो ये सब बता ही दिया, लेकिन अब संदीप रेड्डी वांगा अपनी एनिमल पार्क मूवी में जैसे चाहे वैसे दिखा सकते हैं ना। अब डायरेक्टर के दिमाग को कौन ही पढ़ पाया है। अब रुको, यहाँ पर आगे की डिटेल्स जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो को यहाँ तक एडिट कर ही लिया था, लेकिन फिर इस भाई ने मुझे इतनी सारी डिटेल्स और कुछ थियरीज कमेंट्स में लिख के बता दी, और ये भी कहा कि शाउट आउट देना मत भूलना। अब इनकी थियरीज और डिटेल्स को तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। तो बिग शाउट आउट टू जय सियाराम/33। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें मूवी में 3 भाइयों के बारे में बताया गया है, लेकिन वहाँ पर मैं मोस्ट वायलेंट यानी कि जो फॉर्म में है उन भाइयों की बात कर रहा था। मूवी में हमें अबरार के ट्रांसलेटर के तौर पर उसके भाई को ही दिखाया गया है, जिसका कि नाम है अबीद। अब क्या तुमने एक बात को नोटिस किया है कि लास्ट वाले फाइट सीन के बाद उसने अबीद को जिंदा क्यों छोड़ दिया? और हाँ, उसने जोया को भी क्यों जिंदा छोड़ दिया? इन दोनों को जिंदा छोड़ना भी रणविजय का एक प्लान ही था, क्योंकि जोया ने उसको बता दिया था कि अबरार का एक और भाई है जिसकी की सर्जरीज करवाकर एक और विजय तैयार कर रहे हैं, और वो इस्तांबुल में रहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो इस्तांबुल में कहाँ रहता है। तो इन दोनों को जिंदा छोड़ने के बाद इनके जरिए वो अजीज की लोकेशन जानना चाहता था, जो कि उसको मिल भी गई। इसलिए तो उसने वो 2 भाइयों को भेजा ना वहाँ पर। नेक्स्ट,
ये वाली डिटेल संदीप रेड्डी वांगा की पिछली मूवीज के रेफरेंसेस को लेकर है। अब क्या तुमने संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में एक पैटर्न को नोटिस किया? उनकी मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो जितना टॉक्सिक होता है उतना ही ज्यादा पढ़ाई में आगे होता है। I mean कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन उस कैरेक्टर का किसी एक चीज या फिर किसी एक पर्सन के साथ ऑब्सेशन उसे आगे चलकर बर्बाद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह प्रीति के पीछे भले ही कितना साइको हो, लेकिन कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था और बड़ा सर्जन भी बना आगे चलकर। और एनिमल मूवी में भी जैसे कि वो अपने बचपन में कहता है कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ और कौन फर्स्ट आया, और आगे चलकर यंग होने के बाद भी वो अपने पापा को बिजनेस में हाथ बटाने की कोशिश करता है। पता है ना, वो साउथ इंडिया वाली प्रॉब्लम। तो अब संदीप रेड्डी वांगा यहाँ पर हमें दिखाना क्या चाहते हैं? यही कि भले ही कितने भी स्मार्ट हो, अगर किसी चीज़ के साथ तुम्हारा ऑब्सेशन है और वो ऑब्सेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर तुम बर्बाद हो ही गई होगे। नेक्स्ट डिटेल, जब रणविजय अपनी बहन को कॉलेज में हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है तब वहाँ पर किस किस को कबीर सिंह के उस सीन की याद आई जहाँ पर कि वो प्रीति को हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है? मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर अभी कबीर सिंह का बीजीएम बजने लग जाएगा। क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस किया था या नहीं? कमेंट्स में लिख के बताओ। तो भाई लोग, ये थी कुछ हिडन डिटेल्स एनिमल मूवी की। अब यहाँ पर जितना हो सके उतना क्लियरली मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आई होप कि तुम समझ गए होंगे, और अगर तुम्हारी कुछ थियरीज या फिर कुछ डिटेल्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर इस चैनल पर तुम कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।